मेरे साथ आज मौजूद हैं जी अली फैसल जट साहब। और लेकिन उसके बाद फिर मैं बस ड्राइवर बन गया। वो सारे मुझे कहते थे कि यार साढ़े बड़े बड़े मनसूबे ने, तू बस ड्राइवर बनना यार। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि अगर कोई बस ड्राइवर बनना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार होता है? फैसल मोर बस सर्विस ट्रेनिंग देती है अपने ड्राइवर्स को। यार बिलाल साहब, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਢਾਓਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਯਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ बीवियां आगे। नहीं, वो ड्राइवर कोई लकड़ दे नहीं कटवाते। जिन ट्रांसपोर्टरों के लिए आप अपनी गाड़ियाँ भगाते हैं, मुकाबलेबाजी करते हैं, गाड़ियाँ टाइम पे पहुँचाते हैं, मोस्टली ट्रांसपोर्टर ड्राइवरों को जनाजा पढ़ने नहीं जाते हैं। वहाँ पे ड्राइवर की सैलरी अच्छी बनती है। लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद ड्राइवर की सैलरी कम बनती है। आ जाती थी कोई 70 लाख रुपए की, 80 लाख की बस आ जाती थी। 120-30 पे बस भगाता हुआ या कार भगाता हुआ खुदा न खासा किसी हादसे का शिकार हो जाता है, उसकी मौत वाक़ हो जाती है, तो वो खुदकुशी के ज़ुमरे में आएगा। अच्छा, फैसल मूव्स में ड्राइवर की भर्ती का क्या तरीकाकार होता है? एक ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੱਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਮੂਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੀਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਜੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ यार कैसा चवल आदमी है, सानू ने ओवरटेक किया। कोई बंदा सीट बेल्ट नहीं लगाता, हालांकि बस के अंदर सीट बेल्ट मौजूद होते हैं। बस का एक्सीडेंट हुआ होता है तो जो उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है उस पर गारा मल देते हैं। कोई भी हादसा होता है तो ड्राइवर किधर जाता है? ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ड्राइवर ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ कभी घरों रोटी भी दूसरी बारी नहीं लगी ना। 30, 35, 40, 50 गाड़ियाँ लगी हुई थी, मैं भी उनमें जाके हिट हुआ, मुझसे 2 लोगों की डेथ होगी। आप ये बता दें कि सोशल मीडिया से आपने अर्निंग भी की है या जस्ट बस वीडियोस बना रहे हैं? कुछ तो ऐसे जो अपनी फैमिली से भी दिखा के साथ में सारा कुछ कर रहे हैं। वो कहते पुत्र एडे बड़े पाड़े तो अल्लाह ताला ही पूरे कर सकता है, वो अकेला बंदा नहीं खा सकता। 2 लोगों के लिए बर्गर है, नहीं 2 बंदे वास्ते एक बर्गर है। चुक सकता है एक बंदा? हाँ चुक सकता है बंदा, लेकिन चोरी नहीं, पुछ के चुक लगे पैसे दे के ना। ठीक है, तो जाते जाते खराब नहीं देता भाई, ऐसी पैसे उन्होंने मसला है। आपके पास अगर 2-3 बसें हैं, आपने उसे टाइम लिया तो आप अपने नाम से नया जेडी से गाड़ी चला सकते हैं। मेरे पास इस वक्त होंडा स्विक है 25 मॉडल की। अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। मेरे साथ आज मौजूद हैं जी अली फैसल जट साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहले ये बस ड्राइवर थे, अभी अपना एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं और भी काफ़ी सारे बिजनेस कर रहे हैं। आज इनसे जानते हैं कि किड़े किड़े कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली भाई? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं बिलाल भाई? जी अल्लाह का शुक्र, सब फिट फाट। अली भाई, शुरुआत ड्राइविंग से की? मैंने अपनी प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसकी शुरुआत ड्राइविंग से नहीं की। अच्छा। मैंने अपनी स्टडी मुकम्मल की ते और तो बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान दी यूनिलीवर, मैं उसमें एज ए रूट सेल्स ऑफिसर मैंने जॉब की है। ठीक है। और लेकिन उसके बाद फिर मैं बस ड्राइवर बन गया, यानी कि मैं प्रमोशन करने की बजाय मैं पीछे चला गया ना, ड्राइवर बन गया। अच्छा अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि आप बस ड्राइवर कैसे बने? क्या कुछ शौक था या हमें हादसाती तौर पे बस ने टक्कर मार दी? नहीं, मेरा शौक़ था बड़ा। मैं बचपन से ही बसों को बड़ा लाइक करता था। सड़क पे जाती हुई नीली पीली हरी लाल बसें बड़ी पसंद थी मुझे। और जिस एज में मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता फिर कॉलेज में, तो मेरे दोस्तों की प्लानिंग्स होती थी कि हमने बड़े होकर ये बनना है, किसने डॉक्टर बनना है, किसने इंजीनियर बनना है, किसने कुछ बनना है। तो मेरी प्लानिंग होती थी कि मैंने बस ड्राइवर बनना है ना। मैं उसी हिसाब से मैं सारे मुझे कहते थे कि यार साढ़े बड़े बड़े मनसूबे ने, तू बस ड्राइवर बनना है यार। तो बस ड्राइवर बनने के लिए मैंने बड़ी स्ट्रगल की। हालांकि मेरी तालीम के मुताबिक जो मैं अपनी जॉब कर रहा था, अगर आज मैं उस जॉब पे होता तो आज किसी में बहुत अच्छी सीट पे मैं मौजूद होता। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ बिलाल भाई कि जब अल्लाह ताला ने किसी इंसान को नवाजना होता है तो अल्लाह ताला बंदे को घेर गार के उस जगह पे ले आता है। बिल्कुल। अगर मेरी तालीम के मुताबिक मेरी जॉब होती तो मुझे कुछ चंद 100 लोग जानते होते। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे नाम से वाकिफ़ हैं। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि अगर कोई बस ड्राइवर बनना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार होता है? अच्छा, ऐसा है कि पुराने दौर में आपने भी शायद ये चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी बस ड्राइवर होते थे सारे वो बड़े चाचे चाचे सियानी उम्रों के लोग होते थे बस ड्राइवर। क्योंकि पाकिस्तान में जो बस ड्राइविंग है ना, वो बंदे के ड्राइविंग कैरियर के हिसाब से लास्ट स्टेज वो होती है। आप पहले ट्रैक्टर ट्राली, कार शार, वैगन, कोई ट्रक ट्राला मजदा कुछ भी चलाएं, लेकिन जो लास्ट स्टेज होती है पाकिस्तान में ड्राइविंग के कैरियर की, वो बस होती है ना। तो पहले बस ड्राइवर बनने के लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा। जो माना हुआ वो ड्राइवर होता था मार्केट में, वो फिर बस पे आके कंडक्टर, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बस आगे पीछे कर करके वो
बन जाता था बस ड्राइवर ना। लेकिन अभी ये है कि आजकल बहुत सारे यंग लोग मार्केट में आप देखे होंगे, 30-32 साल के लड़के हैं यंग वो बसें चला रहे हैं। तो इसमें ये है कि बहुत सारी कंपनीज आप ट्रेनिंग देती हैं। फैसल मोर बस सर्विस ट्रेनिंग देती है अपने ड्राइवर्स को। आपको बड़ी गाड़ी आती होनी चाहिए, कोई ट्रक ट्राला, तो उसके बाद आपके पास HTV/PH की लाइसेंस मौजूद हो तो कंपनीज आपको ट्रेनिंग देती हैं। तो अगर आप उनके मेयार पे पूरे उतरते हैं तो आप आपको रख लेते हैं। अब बस ड्राइवर बनना इतना मुश्किल काम नहीं रहा पाकिस्तान में। अच्छा, सबसे अहम सवाल जो लोग बनना चाहते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं उनका ये होता है कि जी फैसल मोर्स है या दूसरी कोई कंपनीज हैं, उसमें बस ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती है? यार बिलाल साहब, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਢਾਓਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਯਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ कि यार तू साढ़े पोल खोली जा रहा है यार। लेकिन खैर मैं एक एवरेज बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो बस ड्राइवर है, किसी एक कंपनी के नाम लेता, ओवरऑल जो कंपनीज हैं तकरीबन समझें कि कोई 60-70 हज़ार से लेके लाख सवा लाख तक सैलरी ड्राइवर की बन जाती है। वो डिपेंड करता है किस कंपनी में बस चला रहा है, उसका रूट कौन सा है, उस हिसाब से फिर सैलरी। जैसे लंबे रूट हैं, जैसे लाहौर से कराची है, लाहौर से सादिकाबाद है, वहाँ पे ड्राइवर की सैलरी अच्छी बनती है। लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद ड्राइवर की सैलरी कम बनती है। लाहौर से पेशावर ड्राइवर की सैलरी नॉर्मल बनती है। इस तरह से सिस्टम होता है। लेकिन ड्राइवर ठीक पैसे कमा रहे तकरीबन पाकिस्तान में। लेकिन एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की थी 2013 के एंड पे, और मैंने ड्राइविंग लेफ़्ट की है 2021 में जाके। तो जो सैलरी 2013 में थी ड्राइवर की, उस वक्त जब मैं ड्राइविंग स्टार्ट की तो मैं लाहौर से सादिकाबाद जाता था। तो सादिकाबाद का ट्रिप था 3,000 रुपया उस वक्त। 15 ट्रिप लगते थे, 45,000 ये हो गया, 5,000 रुपये बेसिक सैलरी, 50,000 रुपये उस वक्त लाहौर से सादिकाबाद वाला ड्राइवर कमाता था। 2013-14 की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी जो सादिकाबाद की जो सैलरी है, अभी आई थिंक कोई अपना 70-75 हज़ार रुपये ड्राइवर की सैलरी बनती है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं आपको एक रूट की मिसाल दे रहा हूँ, बाकी भी सारे रूट पे जो सैलरी बढ़ी वो तकरीबन इसी तरह बढ़ी है ना। लेकिन महंगाई देख लें कि जो महंगाई 2013 में थी, उस वक्त पेट्रोल कितने रुपये लीटर था या बिजली का यूनिट कितने रुपये था पर यूनिट, और आज देख लें कि आज महंगाई का जो एक उसकी रेशियो है कहाँ पे चली गई है ना। लेकिन ड्राइवर की सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ी पाकिस्तान में। तो इसलिए हमारी कंपनी को सोचना चाहिए। उस वक्त जो बस थी वो तकरीबन आ जाती थी कोई 70 लाख रुपए की, 80 लाख की बस आ जाती थी। आज बस तकरीबन कोई 4.25 करोड़ पे चली गई है, 4.5 पौने 5 पे चली गई है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है हमारी कंपनी से भी कि ड्राइवर के लिए कोई अच्छा सोचें, उनकी सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचें। अच्छा, फैसल मोर्स में ड्राइवर की भर्ती का क्या तरीका कार होता है? फैसल मोर्स जो ड्राइवर लेती है मार्केट से ड्राइवर लेती है। मार्केट मतलब मार्केट जो बसों नहीं, वो ड्राइवर कोई ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਸਲ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਊਦੀ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲ ਮੋਰ ਤੇ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਊਦੀ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲ ਮੋਰ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਈਏ। तो वो लोग यहाँ पे आके बसें चला रहे हैं। लेकिन क्राइटेरिया ये होता है कि एक तो आपकी एज कम से कम 30-32 साल आपकी एज होनी चाहिए, आपके पास HTV/PH की लाइसेंस मौजूद हो वैलिड, और दूसरा आपका जो पुलिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्लियर हो, आप किसी मुकदमे में आप मुलव्वस ना हो, तो मेडिकल आपका बिल्कुल ठीक हो। फिर फैसल मोर जो है वो ड्राइवरों को ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग से मुराद कोई नया ड्राइवर तैयार करना नहीं होता, वो ड्राइवरों को पॉलिश करते हैं। जैसे एक बंदा फ़र्ज़ किया वो कोई लारी अड्डे से किसी कंपनी की लोकल बस से अगर इधर आया फैसल मोर में, तो डेफिनेटली वहाँ के सिस्टम में यहाँ के सिस्टम बड़ा फ़र्क होता है। वो गाड़ियाँ जगह जगह पैसेंजर ड्रॉप करती हैं, उठाती हैं, हार्न बार बार, रेस मुकाबले। लेकिन फैसल मोर में ऐसा सिस्टम नहीं होता, नॉन स्टॉप सर्विस है और कंफर्टेबल तरीके से ड्राइवर मांगती है कंपनी यहाँ पे। तो इस ड्राइवर यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिश किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है 1 हफ्ते 10 दिन की, उसके बाद ड्राइवर को भर्ती कर लिया जाता है। ये हमारा तरीक़ेकार है फैसल मोर में। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੱਸ ਲੈ ਲਵੇ? डेफिनेटली अगर कोई ट्रांसपोर्टर इतने पैसे खर्च कर रहा है
तो उसको वो चीज़ बच रही है तो खर्च कर रहा है। लेकिन अभी ये है कि बसों की जो कीमत है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं समझता हूँ कि अब ट्रांसपोर्टर का जो मार्जिन है पहले से कम हो गया है। पहले आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती थी, मैंने बताया कि 80 लाख में, 90 लाख में, करोड़ रुपये में ज़्यादा नई बस आ जाती थी। अब वही बस जो है वो 5 करोड़ पे चली गई है, लेकिन जो रूट्स का जो किराया है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा। यानी कि अब ट्रांसपोर्टर की अब जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है। पहले जितने की उसकी 10 बसें आती थी, अभी समझें कि उतने की उसकी कोई अपना 3 बसें आ रही हैं। इतना फ़र्क पड़ गया। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी लेकिन उसकी जो इनकम है वो हिसाब से नहीं रही। लेकिन अब एक बंदे को काम ही ट्रांसपोर्ट का आता है, वो कार ही ट्रांसपोर्ट का काम सकता है, तो डेफिनेटली वो वही काम करेगा। लेकिन मेरा एक ज़ाती एक ख्याल है कि अगर आपने जितने पैसे आपने ट्रांसपोर्ट में लगाने हैं उतने पैसे अगर आप किसी अदर बिजनेस में लगाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं ट्रांसपोर्ट की निस्बत। इतना समझें कि मंदा हाल है ट्रांसपोर्टर का। ठीक है। अच्छा, ਤੇ ਫੈਸਲ ਮੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੀਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ? फैसल मोर्स में फैसल मोर एक अकेली कंपनी नहीं है, एक साथ कई कंपनियां जेवी कंपनीज भी चल रही हैं। जैसे कि रावलपिंडी से जो है वो कराची के लिए FM एंड STC के नाम से फैसल मोर चल रही है। लाहौर से सादकाबाद मूनवेज के नाम से चल रही है। ऐसे ही और कई कंपनी फैसल मोर के साथ जेवी रूट्स उन्होंने अपने बनाए हुए हैं। तो टोटल पाकिस्तान में आई थिंक जो फैसल मोर का फ्लीट है वो कोई 650-700 बस है टोटल जो गाड़ियाँ मिला के इनके पास हैं। अच्छा अली भाई, अक्सर जो है ना बसेस के हादसात होते रहते हैं मुख्तलिफ कंपनीज की, मुख्तलिफ बसेस के, तो उसकी क्या रीज़न है? कोई ड्राइवर की अक्सर सुनने में ये मिलता है जी ड्राइवर की नींद पूरी नहीं थी, वो सो गया, तो क्या रीज़न होती है? मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में, पूरी दुनिया में हादसा तो किसी भी मुल्क की सड़कों पर आप बिल्कुल 100% रोक नहीं सकते। दुबई में बड़े ट्रैफिक के सख्त कवानीन है, वहाँ भी हादसा होते हैं, सऊदीया में भी होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में हादसा होते हैं। लेकिन हादसा की रेशो को कम किया जा सकता है। पाकिस्तान जैसे जितने भी तरक्की पजीर ममालिक है वहाँ पे हादसा की शरह बहुत ज़्यादा है। एक मैं अक्सर बात करता होता हूँ पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान इस वक्त भी दुनिया में दहशतगर्दी के जो शिकार ममालिक हैं, बदकिस्मती से हमारा दूसरा नंबर है पाकिस्तान का ना। लेकिन पाकिस्तान में उतने लोग दहशतगर्दों ने नहीं मारे आज तक जितने लोग हमारे रोड हादसा की वजह से चल बसे हैं। यानी कि इतने ज़्यादा रोड हादसा हमारे मुल्क के पाकिस्तान में होते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सड़कों की जो स्पेस है वही है, लेकिन ट्रैफिक आए रोज़ बढ़ती रहती है। देखें कितनी कंपनियां पाकिस्तान में धड़ाधड़ गाड़ियां बना रही हैं, मोटरसाइकिलें बना रही हैं, बसें बना रही हैं, ट्रक बना रही हैं, लेकिन जो हमारे सड़कों की जो गुंजाइश है वो तकरीबन वही है ना, वो नहीं बढ़ रही। दूसरी जो एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ ना हमारे मुल्क में जो एक हमारा अलमिया है कि हमारे लोगों को रोड सेंस नहीं है, सड़क इस्तेमाल करने का तरीका ही मौजूद नहीं है। हमारा जो तलीमी निज़ाम है सबसे पहले उसमें बहुत बड़ा एक झोल है कि आप देख सकते हैं कि किसी भी हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कोई एक ऐसा सिंगल वहाँ पे पीरियड नहीं है कि जहाँ पे हमारे बच्चों को ये सिखाया जाए कि आपने सड़क किस तरह क्रॉस करनी है, आपने अगर बाइक चलानी है आपने कैसे चलानी है, आपने अपनी गाड़ी कैसे चलानी है, आपने पैदल कैसे चलना है। ये हालांकि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे ट्रैफिक के बारे में अपने बच्चों को हम लोग आगाह करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को यहाँ पे सेंस ही नहीं है। जब आप एक बच्चे को शुरू से उसके जहन में ट्रैफिक कवानीन नहीं डालेंगे तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब बच्चा जब 20-22 साल का होगा, जब गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाएगा तो वो उसको जो कवानीन उनको फॉलो करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इसीलिए हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वन व्हीलिंग करते हैं, वो गाड़ियाँ मारते हैं, क्योंकि उनको शुरू से चीज़ सिखाई नहीं गई। तो मैं वैसे ही मेरा मशवरा है हमारे जो हमारा हुकूमती ढांचा है, जो हिलता हुआ हमारा हुकूमती ढांचा है, कि कम से कम मेहरबानी करें। हमारे बहुत सारी मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है, मेरा ताल्लुक अब ट्रांसपोर्ट से है। बहुत सारी मैंने अपनी ज़िंदगी में बुक्स ऐसी पढ़ी हैं अपने सिलेबस में कि जो सिर्फ पढ़ने की हद तक थी, मेरी ज़िंदगी में कहीं भी वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये वो चीज़ें जो मैं दोबारा अपनी अमली ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया, मेरी फील्ड वो नहीं है। लेकिन ट्रैफिक कवानीन एक ऐसे वहाँ पे हैं, मतलब चीज़ें हैं कि जिनको तो हर बंदे का जिनसे वास्ता पड़ता है, चाहे वो बंदा वो कोई बैंकर है, वो कोई रेडी लगाता है, वो बंदा कोई ट्रांसपोर्टर है, वो बंदा कोई डॉक्टर है, वो बंदा चाहे कोई फ़कीर भी है, ट्रैफिक से तो हर बंदे का वास्ता पड़ता है ना। तो इसलिए ट्रैफिक कवानीन सिखाना लोगों को ये हमारे निज़ाम तलीमी होना चाहिए। और बाकी दूसरी वजह ये है कि हमारे लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। महंगाई के सताए हुए अवाम है, लोग बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला है, लोगों के अंदर ना हौसला ख़त्म हो गया हुआ है, लोग किसी दूसरे को लोग बर्दाश्त नहीं करते।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਜੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ कैसा चवल आदमी यार, ਸਾਨੂੰ ने ओवरटेक किया, ਅਸੀਂ खामखा ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ हमें अपनी ਗੱਡੀ भजा देते हैं। ठीक है, कभी रश में कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कोई गाड़ी हमारी साइड दबाती है या हमें थोड़ा सा परेशान कर देती है, तो वो हम उस बंदे के साथ वो लड़ना शुरू होते हैं, यार इन्हें मेरी साइड क्यों दबाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी हुस्न सलूक पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे आजकल के दौर में ट्रैफिक में लोगों के लिए आसानी पैदा करना भी हुस्न सलूक की एक किस्म है। अगर कोई गाड़ी आ रही है सामने से, रात का टाइम है, अगर आपने अपनी लाइटें फुल की हुई है, आप अपनी लाइटों को डिम कर दें ताकि सिर्फ इसलिए कि बंदा आसानी से गुजर जाए, ये भी एक हुस्न सलूक की किस्म है। आपको उसमें कुछ नहीं जाना, अगले बंदा आसानी से गुजर जाएगा, हो सकता है किसी हादसे से बच जाए। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही, रास्ता तंग है, आप उस बंदे को रास्ता दे दें। पीछे से कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करना चाह रही है, आपको थोड़ा सा उसको रास्ता देता कि आसानी से गुजर जाए। ये सारी वो नेकी जिन पे आपका कोई खर्च भी नहीं आता, आप और अगला बंदा हादसे से महफूज भी रह सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये बातें समझने की, लेकिन हम लोग इन चीज़ों में कभी अमल ही नहीं करते। हमने कभी सोचा ही नहीं कि यार हमारी ये छोटी सी जो एक छोटी सी हमारी एक काविश है, वो हमें हादसे से बचाएगी, हमें वो नेकी भी साथ में फराहम कर देगी। अच्छा अली भाई, जैसे हादसा होते हैं तो हादसे में कोई टिप्स दे दें मुसाफिरों को, जैसे कि सीट बेल्ट। मैंने देखा है कि कोई बंदा सीट बेल्ट नहीं लगाता, हालांकि बस के अंदर सीट बेल्ट मौजूद होते हैं। बिल्कुल, इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें ये है बिलाल भाई कि बहसीयत कौम हम लोग ना डंडे के आदी हो चुके हुए हैं। शहर के अंदर आप देखेंगे, आप जीटी रोड पे देख लें, किसी कार वाले ने, किसी बस वाले ने, मोस्टली ट्रक ट्राले वाले ने, किसी बंदे ने सीट बेल्ट पहना ही नहीं होता ना। लेकिन जो ही हम लोग मोटरवे पे इंटर होते हैं, जब जहाँ पे हमें चलान का डर होता है, वहाँ पे फ़ौरन पहले हम सीट बेल्ट खींचते हैं, हम पहन लेते हैं, यानी कि हम डंडे को हम अपना पीर मानते हैं। ठीक है, लेकिन सीट बेल्ट हमारी गाड़ी में एक ऐसा टूल होता है कि जिससे ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अगर मुसाफिर अगर बस में बैठे हुए हैं, आजकल की बसों में हर सीट पे सीट बेल्ट मौजूद है, आप सीट बेल्ट पहने। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता गाड़ी उलट जाती है किसी नाले में, खाई में, या वैसे गाड़ी कहीं मोटरवे के नीचे गिर जाती है। मुसाफिरों की सबसे ज़्यादा जो अमवात होती है इस वजह से कि मुसाफिर गाड़ी के नीचे आ जाते हैं या दूसरे मुसाफिर उनके ऊपर गिरते हैं, जिस वजह से नीचे वाले बंदे की डेथ हो जाती है। अगर आपने सीट बेल्ट पहना होगा तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा हादसे से बचाएगा। दूसरी बात ये है कि ड्राइवर जब भी कहीं गाड़ी लगती है, ड्राइवर फ़ौरन से पहले जाके हिट होता है, स्टीयरिंग में जाके, शीशे में जाके, जो ड्राइवर की मौत की वजह बनती है। पिछले दिनों एक गाड़ी का हादसा हुआ, बस का, बारिश में वो बस स्लिप होकर गिरी, ड्राइवर उससे पहले गिरा नीचे, गाड़ी उसके ऊपर आ गई, ड्राइवर की मौके पर उसकी बेचारे की डेथ होगी। अगर उसने सीट बेल्ट पहना होता, ड्राइवर कभी भी शायद वो हादसे का शिकार ना होता। तो इसलिए सीट बेल्ट पहने। दूसरा ये है कि सब्र तहम्मुल से आप अपना ट्रैवल करें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी बस का एक्सीडेंट हुआ होता है तो जो उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है उस पर गारा मल देते हैं, उसकी क्या रीज़न है? हाँ, ये देखें, किसी कंपनी का अगर हादसा होता है तो ये चीज़ कंपनी के लिए बड़ी नेगेटिव होती है। ये इस कंपनी के लिए फेलियर होता है कि ये कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है, इसका हादसा हो गया ना। तो इसलिए कंपनीज ये चाहती हैं कि मतलब उनका नाम बदनाम ना हो। देखिए, हादसा हो जाना सड़क के ऊपर, मैंने पहले बताया ना कि इसको आप रोक नहीं सकते ना। कोई भी ट्रांसपोर्टर, कोई भी कंपनी कभी ये नहीं चाहेगी उसकी गाड़ी को कहीं खराश भी आ जाए ना। कंपनी अच्छे ड्राइवर तलाश करती है, कंपनी ड्राइवरों को अच्छे पैसे देती है, गाड़ियों की मेंटेनेंस अच्छी करवाती है, लेकिन फिर भी खुदा न खासा रोड पे कोई हादसा अगर पेश आ जाता है तो कंपनी अपना नाम बचाती है कि उसका नाम तो वो कोई स्पेशल बंदे खड़े किए हुए हैं जगह जगह पे, वो जाके जो सबसे पहले ये करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हादसा इतनी भी ज़्यादा तादाद में नहीं होते, लेकिन नहीं, जब भी चंद मैंने देखी है ना पिक्चर्स वगैरह, तो उस पर यही काम हुआ। नहीं, फ़ौरन से पहले चीज़ें अप्लाई नहीं होती, जब पीछे कंपनी के बंदे पहुंचते हैं फिर जाके वैसा करते हैं। लेकिन आजकल लोग पता सोशल मीडिया का दौर है, जब भी खुदा न खास्ता कोई गाड़ी लगती है और सबसे पहले लोगों को उठाने की बजाय, अपना सामान उठाने की बजाय, लोग सबसे पहले अपना मोबाइल जेब से निकालते हैं, वो वीडियो बना के फेसबुक पे शेयर कर देते हैं। तो आजकल तो नाम के ऊपर गारा मलने का फ़ायदे क्यों नहीं कोई करता। अच्छा, तो एक और चीज़ भी है कि जब कोई भी हादसा होता है तो ड्राइवर किधर जाता है? वो गायब हो जाता है। हाँ, ड्राइवर, हाँ, ये एक आपने एक ना बड़ा सवाल ये पूछा है, लेकिन ये हिडन सवाल है, ये हम किसी को बताते नहीं होते। लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे अब कंफर्म नहीं है, मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पे भी ये चीज़ है कि अगर कहीं को हादसा हो जाता है ड्राइवर से, कोई मेन हादसा होता है, तो ड्राइवर को वहाँ से, मेरा ख्याल है कि ये मौजूद है कानून में कि आप वहाँ से गायब हो सकते हैं, निकल सकते हैं। क्योंकि जब ऑन द स्पॉट किसी बंदे से कोई डेथ हो जाती है तो ड्राइवर का मौके पे खड़े रहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर लोग हमला कर देते हैं। और ऐसे मौक़ों पे वो भी बंदा ड्राइवर को कुट रहा होता है जिन्हों कभी घरों रोटी दूसरी बार नहीं लगी ना। बहुत सारे हादसे ऐसे, ड्राइवर अगर बेचारा मौके पे अगर कोई काबू आया था, वहाँ उसको वैसे मार के आदमी कर देती है। लास्ट डे जो कंपनी की बस का हादसा हुआ जंग रोड पे, तो वो ड्राइवर को वो मारा, उन्होंने गाड़ी जला दी पकड़ के ड्राइवर, मतलब ऐसे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ड्राइवर को
ऐसे मौके से स्लिप हो जाना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या अगर पेश आ जाता है तो ड्राइवर को ऑन द स्पॉट वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आवाम के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए। अच्छा, ड्राइविंग के दौरान कभी कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी बात हुई हो तो आपने सोचा कि भाई मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए? बिलाल भाई, आप कोई भी नौकरी करते हैं ना, इसका नाम नौकरी है ना, नौकरी से मुराद है नौकर। तो नौकरी आप कोई भी कर रहे हैं ना, नौकरी 100% आपके हक में कभी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। हर जगह भी आपको कोई ना कोई परेशानियां होंगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन उनकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। तो मेरी भी ड्राइविंग लाइफ में बहुत सारे ऐसे वाक़या तो हुए कि मुझे लगा कि यार मुझे नहीं करना चाहिए काम। बाद कभी किसी मुसाफिर से कभी वैसी बहस हो जानी, जहाँ पे बंदा महसूस करता है कि यार दफ़ा करो केड़े कुत्ते कमनों पै गए हैं। या बाद का तो कुछ इंसान की ज़िंदगी में कोई सामने को हादसा ऐसे हो जाते हैं। मुझसे एक दफ़ा गाड़ी लगी धुंध में, खैर मेरा उसमें फॉल्ट नहीं था, 30, 35, 40, 50 गाड़ियाँ लगी हुई थी, मैं भी उनमें जाके हिट हुआ, मुझसे 2 लोगों की डेथ हो गई। तो तभी मुझे लगा, मेरे घर में मुझे बड़ा फोर्स किया कि आपको ड्राइविंग नहीं करी, जब छोड़ दे दफ़ा करें। बंदा हर वक्त मौत के मुँह में रहता है। बहुत दफ़ा ये फैसला किया लेकिन बस छोड़ नहीं पाया। जब अल्लाह को मंजूर हुआ तब भी ड्राइविंग छूटी मुझसे। अच्छा जी, अभी दूसरे टॉपिक पे आते हैं, टिकटॉक वाले पे, कि आपको ये ख्याल कैसे आया टिकटॉक बनाने का? ये ख्याल आप ड्राइवर थे, टिकटॉकर बने? नहीं, मेरी जो फेसबुक की आईडी है वो मैं चला रहा था 2011 से तकरीबन। उस पर शुरू से मैं बड़ी पोस्ट उससे करता था फेसबुक पे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था। सोशल मीडिया उस टाइम फेसबुक ही था हमारे पास, उसी को मैं यूज़ करता। उस पर मेरे बड़े अच्छे लाइक्स आते थे तस्वीरों वगैरह पे। तो ये 2019 की बात है आई थिंक। हम लोग अपने गांव में थे, तो मेरे कज़न वो चला रहा था टिकटॉक अपने मोबाइल में ऐसे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार एक केड़ी ऐप है जिन्हें वीडियोज़ आ रही है? मैंने कहा टिकटॉक है ना। मैं कहा बहुत रहा, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ फट के देखी, मैंने बड़ी मज़ेदार लगी है वीडियोज़, मतलब वो मुख्तलिफ टॉपिक की वीडियो आ रही है सी ना। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही मेरा टिकटॉक में देखने का ना। फिर मैंने उससे देख के मैंने अपने मोबाइल में मैंने इंस्टॉल कर ली ना। तो पहले तो मैंने 2-3 महीने मैंने इंस्टॉल की, मैंने कभी उस पर कभी तवज्जो नहीं दी ना। तो फिर आस्ता आस्ता वो लोगों में मतलब होना कि टिकटॉक ऐसे ना, तो मैंने भी उसको देखना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपना अकाउंट बना लिया वहाँ से। फिर तब मैं ड्राइविंग करता था बिलाल ट्रैवल्स में। तो फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। जो ही मैंने वीडियो डाली पहली, वो मेरी वायरल हुई, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में पहला ड्राइवर था पाकिस्तान में कि जिसने सोशल मीडिया की तरह से, पहले फेसबुक में अच्छे खासे मेरे फॉलोवर थे, लेकिन यहाँ पे फिर काफ़ी लोगों ने मुझे उसमें फॉलो किया। अच्छा, टिकटॉक से मशहूर होने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई? क्या फ़ायदे दिए उसने, नुकसान दिए क्या? शोहरत बिलाल साहब अगर अच्छी हो आपके लिए फ़ायदा होती है ना, शोहरत बुरी हो आपके लिए हो सकता है फ़ायदा मंद हो, वो भी आपको लग रही हो कि फ़ायदा मंद है, लेकिन असल में वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। आपकी फैमिली के लिए, आपके कैरियर के लिए, किरदार के लिए, आपकी आखिरत के लिए वो फ़ायदा मंद नहीं होती ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं टिकटॉक पे मैं फेम हुआ। अब दुनिया में जहाँ भी चले जाएँ, पाकिस्तान में हर बंदा जानता है, हर बंदे को पता है ये फलां बंदा है। फिर ये सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि लोग इज़्ज़त से मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत अच्छी है, लोग इज़्ज़त से मिलते हैं, लोग एहतराम करते हैं। ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, दिल को सुकून देती है। देखें, शोहरत के लिए लोग करोड़ रुपये लगा देते हैं जब मशहूर होने के लिए। लेकिन ये एक ऐसी शोहरत है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे घर बैठे बिठाए दे दी बगैर किसी पैसे के। लेकिन लाइफ में बड़ी तब्दीली उसके बाद आई है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बता दें कि सोशल मीडिया से आपने अर्निंग भी की है या जस्ट बस वीडियोस बना रहे हैं? और बिलाल साहब, मैं कोई मतलब रेगुलर व्लॉगर नहीं हूँ। लोग अर्निंग कर रहे हैं, बड़े बड़े अब यूट्यूबर आपने देखे होंगे पाकिस्तान में। कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से भी दिखा के साथ में सारा कुछ कर रहे हैं। खैर ये एक अलग से एक टॉपिक है, लेकिन मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ। मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ। मैंने सोशल मीडिया को कभी भी अर्निंग के तौर पे कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, लेकिन मैंने उस पर कभी वीडियोस नहीं डाली। फेसबुक पे मैं वीडियोस डालता हूँ रूटीन में, उससे अर्निंग आए ना आए मुझे इस बात से कभी वो नहीं हुआ। असल में मेरी जो सबसे बड़ी अर्निंग है वो यही है कि जब मैं बाहर जाता हूँ लोग मुझे एहतराम से मिलते हैं, लोग मुझे जानते हैं। सबसे बड़ी मेरी कमाई ये है। बाकी लाजमी होता है कि आप सोशल मीडिया से ही आप पैसे कमाएं, सोशल मीडिया की वजह से भी आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मैं फैसल मूव्स में एज ए ब्रांड एम्बेसडर में काम कर रहा हूँ, सानिया एक्सप्रेस में। ठीक है, मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ, ब्रांडिंग के ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेरा रेस्टोरेंट मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया से मेरा बहुत अच्छे मेरा चल रहा है। तो ये फ़ायदे होते हैं इंसान को सोशल मीडिया की वजह से। अच्छा, आपने बस ड्राइविंग से बिजनेस की तरफ आने का फैसला कैसे किया? क्योंकि बिजनेस एक मुश्किल काम होता है, ड्राइविंग तो जस्ट आपने अपनी ड्यूटी की और आप घर चले गए। अगर मैं ये फैसला ना करता तो मैं अभी भी शायद मैं बस चला रहा होता।
तो इंसान को सरवाइव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान को ज़रूर सोचना चाहिए, दूसरी साइडों पे जाना चाहिए। बिज़नेस वाकई एक रिस्क होता है, चल गया अदरवाइज आपको लॉस हो जाता है। तो इससे पहले हमने टूर्स का अपना बनाया हुआ सेटअप, रेंट कार का बनाया हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। फिर उसके बाद जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, बर्गर सोसी रेस्टोरेंट है मेरा, तो मैंने ये शुरू किया। बड़े डरते डरते बड़ी यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट की इस एरिया में, यार पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, डर था, लेकिन शुक्र अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह पाक ने यहाँ पे भी कामयाबी दी है और अच्छे से हम लोग चला रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अच्छा, इसी एरिया को आपने क्यों चूज़ किया, बंद रोड को? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। मैंने वैसे पूरे लाहौर को मैंने विज़िट किया, लेकिन जो है वो एक पठान होता है, वो अपनी मां को कहता है कि अम्मा मैं वेख्या राती मेरी एक लत जमीन ते एक आसमान ते सी। वो कहती पुत्र एडे बड़े पाड़े तो अल्लाह ताला ही पूरे कर सकता है, बंदे के वास्ते रोग नहीं है। मैं सोचा था कि किसी और एरिया में, लाहौर में, बैरियर टाउन में, जोहर टाउन में, किसी और जगह रेस्टोरेंट बनाऊं, लेकिन मेरा काम बसों के साथ मेरी यहाँ पे जॉब भी करता हूँ। अगर मेरा यहाँ पे जॉब होती, वहाँ पे मेरा वो बिज़नेस होता, तो एडे बड़े पाड़े फिर अल्लाह ताला पूरे करता, मैं तो मैनेज नहीं कर सकता थी। सही। दूसरा ये है कि हमने 10-12 साल से 15 साल से मेरा ताल्लुक इस जगह से है, इसी एरिया से है, यहाँ पे जान पहचान भी है, यहाँ पे सारे बाकी मामलात भी हैं। इसलिए मैंने मुनासिब ये समझा कि मुझे इधर ही अपना मुझे कारोबार इधर ही करना चाहिए, ताकि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ। अच्छा, आपके इस फास्ट फूड का जो चेन आपने बनाई है, आने वाले दिनों में इसकी कोई ब्रांचेस बनाने का प्लान है आप? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैंने काम शुरू ही इस नीयत से किया कि आगे इसकी मैंने और मज़ीद इसकी मैंने ब्रांचें बनानी है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल इसको थोड़ा पहले ज़रा रन कर ले अच्छे तरीके से, 2-3 महीने 4 महीने ज़रा इसको सीख लें अच्छे तरीके से, उसके बाद मज़ीद आगे बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हर फास्ट फूड की या रेस्टोरेंट की एक ख़ास डिश होती है, स्पेशलिटी होती है। जी जी। तो आपकी इसकी कौन सी है कि बंदा कहे कि अगर वीडियो देख के कोई आके वो ट्राई करे और वो कहे जी? हमारा सबसे पहले हमारा जो सिग्नेचर बर्गर है वो हमारा वैशी बर्गर है। बड़े वाला बर्गर होता है, वैशी बर्गर हम उसका नाम रखा हुआ है। वो हमारा स्पेशल बर्गर, सबसे ज़्यादा सेल हमारी उसकी है। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि वो अकेला बंदा नहीं खा सकता, 2 लोगों के लिए बर्गर है, नहीं 2 बंदे वास्ते एक बर्गर है। चुक सकता है कि बंदा? हाँ चुक सकता है बंदा, लेकिन चोरी नहीं, पूछ के चुक ला पैसे दे के ना। ठीक है। तो दूसरा हमारा एक पिज़्ज़ा है, क्राउन क्रस्ट, हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। ये 2 चीज़ें मैं समझता हूँ हमारी वो सिग्नेचर आइटम्स हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अच्छा, होम डिलीवरी भी आप देते हैं? जी जी बिल्कुल, तो home delivery देते हैं। कौन से एरिया में देते हैं, पूरे पाकिस्तान में देते हैं या? हाँ, कोई बंदा एडवांस पैसे भेज देता है तो मैं साल के बाद वैसे मर जाती है डिलीवरी, वहाँ से पैसे आते हैं, फिर साल के बाद गाड़ी में उधर भेज देता हूँ। तो जाते जाते खराब नहीं देता? भाई ऐसी पैसे हमारा मसला है, लेकिन वैसी वाली बस यानी ख़राब नहीं होते ना। ठीक है। दूसरा ये है कि जो हमारा रेडियस है, हमारा ये यतीमखाना चौक में मौजूद है रेस्टोरेंट, तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर के एरिया में हमने यहाँ पे लड़के रखे हुए, राइडर रखे हुए हैं, ठीक है। तो 4-5 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर डिलीवरी देते हैं। अच्छा, ओवरऑल आपने अभी तकरीबन 3-4 महीने हो गए आपको ये चलाते हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका इस बिजनेस में? बिलाल भाई, मैंने पहले बताया कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे डर था इस बात का कि यार मुझसे चलेगा नहीं, मुझे चीज़ों के नाम नहीं आते, अभी भी मेन्यू में सारी चीज़ों मुझे नाम नहीं आते, मुझे किचन में इस्तेमाल होने में सारी चीज़ों मुझे नाम नहीं आते। सही है। लेकिन शुक्र अल्लाह की ज़ात का, ये मैंने फ्रेंचाइज ली थी, मेरे दोस्त हैं उनसे, उन्होंने मुझे टीम सारी बना के दी, मैनेज करके दी, रेसिपीज वगैरह ये वो हर चीज़। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिर मज़ेदार काम है, एक आपका अपना ज़ाती बिज़नेस है, दूसरा ये है कि अच्छा लगता है बंदे को यहाँ पे मतलब ऐसा काम करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी ठीक कमा रहा हूँ, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, मैं मुतमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी, ये आपके बिजनेस के बारे में हो गया। अभी दोबारा वापस आते हैं बसों के ऊपर। जी जी। एक बंदा, उसके पास पैसे हैं, वो बस का बिजनेस करना चाहता है, बस लेना चाहता है, तो कैसे ले सकता है? मैं कहता हूँ अगर बंदे में थोड़ी सी अकल हो, सेंस हो, तो उसको एक बस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में एक बस वाले बंदे का काम रह नहीं गया। एक बस लेके अगर आप ले लेते हैं 4.5-5 करोड़ की, आप उसको कहाँ पे चलाएंगे? आपको टाइम नहीं मिलना, आपका रूट ही नहीं मिलना। इसलिए मार्केट में जब से ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है, बसें महंगी हुई हैं ना, उस वक्त जो छोटा ट्रांसपोर्टर था तकरीबन वो ख़त्म होता गया। जिन लोगों की 1-2 बसें थी, तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेच दी हैं, उन्होंने कोई और काम कर लिया। क्योंकि अब ये जो गेम रह गई, ये सिर्फ रह गई कंपनीज़ की। आपके पास 10-20 बसें हैं, आप चला सकते हैं किसी जगह से, अगर आपको प्रॉपर कोई जगह मिल जाती है, अड्डा वगैरह, तो वहाँ से आप चलें। बाकी एक आधी बस लेने का, चलाने का फ़ायदा नहीं, नुकसान करेंगे आप अपना। अच्छा अली भाई, ये मुख्तलिफ
अड्डों से मुख्तलिफ बसेस चल रही होती हैं, जैसे यहाँ से हम देखें तो मुख्तलिफ बसेस, कोई किसी कंपनी की जा रही है, कोई किसी कंपनी की जा रही है, तो ये क्या सीन होता है? कोई इन्होंने रूट लिया होता है, क्या होता है इसमें? इसमें ये है कि जैसे कंपनीज हैं, जैसे फैसल मूव्स आप देख लें, सानी एक्सप्रेस देख लें, सिल्क लाइन बस सर्विस देख लें, एफएमबीटी देख लें, उनके जो अड्डे हैं, जो उनके बस स्टैंड है, वहाँ से आपको वही बसें मिलेंगी, वही बसें जाएंगी। फैसल मूव पे आप कोई और बस नहीं देखेंगे। हाँ, फैसल मूव की कोई अगर कोई ये भी कंपनी है किसी और स्टिकर से, जैसे लाहौर, सादकाबाद और कराची के लिए मूनवे चल रही है, लेकिन वो फैसल मूव की जेबी कंपनी, वो आपको वहाँ पे नजर आएगी। बाकी जैसे नियाजी अड्डा है, नियाजी अड्डा में आपको सैकड़ों किस्म की मुख्तलिफ स्टिकर वाली बसें मिलेंगी। उसकी ये वजह होती है कि नियाजी अड्डे वालों की, ओनर्स की अपनी बसें कम हैं, उन्होंने लोगों को उन्होंने टाइम दिए हुए हैं कि फ़र्ज़ किया फोटाबास का जो रूट है या जो फोटाबास वाला जो ट्रैक है, वो एक मेरे एरिया की एक मशहूर कंपनी है नई मूवर, उन्हें उनको दिया हुआ है कि वो अपनी बसें चलाएंगे नई मूवर के नाम से। जैसे लाहौर से टोबा गुजरा वगैरह है, वो बशीर सन जो कंपनी है वो चल रही है नियाजी अड्डा से। लाहौर से मनसेरा नियाजी वालों की अपनी गाड़ियाँ जा रही हैं, लाहौर से पेशावर पठानों की गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इस तरह से बनाया हुआ है, मतलब आपने अगर आपके पास अगर 2-3 बसें हैं, आपने उसे टाइम लिया तो आप अपने नाम से नियाजी अड्डे से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको टाइम वहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको टाइम मिल जाता है, आपको रूट मिल जाता है, फिर वहाँ पे आप अपनी बस चला सकते हैं उनके पास से, ये सीन होता है। अच्छा अली भाई, आपने मुख्तलिफ गाड़ियाँ रखी हैं अपने चलाने के लिए भी, तो अभी आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास इस वक्त होंडा स्विक है 25 मॉडल की टर्बो। तो कौन सी गाड़ी अभी तक जितनी भी आपने रखी हैं उनमें से आपको कौन सी, यही वाली अच्छी लग रही है या पहले वाली भी थी? बस मैं जी लै लेना, मैंने वो चंगी लगती, बाद 2-3 महीने बाद मेरा दिल करता भी और लै लवां। लेकिन सवारी जी भी होवे, सवारी बंदे को चंगी होनी चाहिए। अच्छी सवारी होना भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। अपनी सवारी को संभाल के रखना चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि वो भी अपने घोड़ों से प्यार करते थे, उनको संभालते थे, उनकी केयर करते थे। तो बाकी जो सवारी आपके पास हो, आपके लिए वही अच्छी होती है। बाकी अगर बंदा सड़क पर निकलता है तो बंदे के पास जितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अच्छी गाड़ी बंदे को नज़र आ जाती है। बंदा कहता नहीं यार मेरे को यह होनी चाहिए ना, लेकिन इंसान को सब्र शक्र होना चाहिए। जो चीज़ आपके पास मौजूद है आपके लिए वही सबसे अच्छी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी उसूल पे कार फरमा हूँ, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने अच्छी गाड़ियाँ भी दी हुई हैं। अच्छा अली भाई, अगर आपको ज़िंदगी में फिर दोबारा से ड्राइविंग करना पड़ जाए तो क्या आप ड्राइविंग करेंगे? देखें, ड्राइविंग फील्ड को जो है ना, मैं हमेशा ही सल्यूट पेश करता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं आज फेमस हूँ, अल्लाह पाक ने अगर मुझे 4 लोगों में मेरा नाम बनाया है, अच्छा नाम बनाया है, तो वो ड्राइविंग की वजह से ही ये बात मुमकिन हुई है। अगर मुझे ज़िंदगी में दोबारा फिर से ड्राइविंग करनी पड़ती है, मैंने वैसे ज़हनी तौर पे खुद को मैंने शुरू से ये तैयार रखा हुआ है कि अगर दोबारा मुझे ड्राइविंग की तरफ अगर जाना पड़ता है तो ज़रूर मैं शौक़ से करूँगा। क्योंकि देखें, ड्राइविंग का मैं समझता हूँ एक मुक़द्दस पेशा है कि अल्लाह ताला ने एक बस ड्राइवर को अपने बाद 40, 45, 50 लोग उसके पीछे बैठे होते हैं, उनकी जानों का अमीन बनाया होता है, वो उनको लेके चल रहा होता है। तो अगर हम ड्राइविंग को एक अच्छा शोबा समझ के करें तो मेरा ख्याल ये आप नेकी कमा रहे होते हैं जब हम सफ़र कर रहे होते हैं। तो अगर ज़िंदगी में दोबारा मुझे अगर कभी बस पे आना पड़ता है तो मैं ज़रूर बस चलाऊँगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा अली भाई, आखिर में जो बस ड्राइवर्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें जो चला रहे हैं बसेस? बस ड्राइवरों के लिए मेरा मैसेज एक है, शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लग जाएगी, ट्रांसपोर्टरों को भी। ड्राइवरों के लिए मेरा मैसेज ये है कि जब खुदा ना ख्वास्ता किसी ड्राइवर का कोई हादसा होता है, कोई ड्राइवर दुनिया से चला जाता है ना, आपने सिर्फ उसके जनाजे में शरीक लोगों को देखना है कि उसके जनाजे में कौन कौन शरीक होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ड्राइवरों का जनाजा पढ़ने भी नहीं जाते। जिन ट्रांसपोर्टरों के लिए आप अपनी गाड़ियाँ भगाते हैं, मुकाबलेबाजी करते हैं, गाड़ियाँ टाइम पे पहुँचाते हैं, मोस्टली ट्रांसपोर्टर ड्राइवरों का जनाजा पढ़ने नहीं जाते हैं। जिन मुसाफिरों को आप टाइम पे पहुंचाने के लिए रैश ड्राइविंग करते हैं, किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। कभी देखा है कोई मुसाफिर किसी ड्राइवर के जनाजे पे गया हो कि यार हमारे लिए ये बंदा अपनी जान से चला गया? उसके बाद जब ड्राइवर के बच्चे बेचारे रुल रहे होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। कितनी को कंपनियाँ हैं कि जो ड्राइवरों के बच्चों को बाद में सपोर्ट करती रहती हैं। कितने को मुसाफिर हैं जो बाद में ड्राइवरों के बच्चों को जाकर सपोर्ट करते हैं? कोई नहीं करता। आप की वैल्यू उस वक्त तक होती है जब तक आप सीट पे सही सलामत मौजूद होते हैं। खुदा न खास्ता आप किसी हादसे का शिकार होकर मजबूर हो जाते हैं, आप दुनिया से चले जाते हैं, बाद में आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इसलिए अपनी जान की हिफाजत करें, साथ बैठे लोगों की जान बचाने की कोशिश करें, सड़क पे दूसरे चलते लोगों की जान की हिफाजत करें। ड्राइविंग हमेशा लिमिट्स में रह के करें जो रियासत ने आपके कवानीन बनाए हुए हैं ट्रैफिक के लिए। एक और बात बताऊँगा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक फ़तवा दिया हुआ है कि अगर कोई बंदा
रियासत के बनाए हुए ट्रैफिक कवानीन को तोड़ता हुआ, जैसे कि बस की स्पीड 110 है, अगर कोई बंदा 120-30 पे बस भगाता हुआ या कार भगाता हुआ खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाता है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो वो खुदकुशी के ज़ुमरे में आएगा। और ख़ुदकुशी करने वाले बंदे के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ने से मना किया है। खुदकुशी करने वाले बंदे के लिए आप दुआ नहीं कर सकते मग़फ़िरत की, इतना बुरा फ़ेल है खुदकुशी करना। तो इसलिए जो कवानीन हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रैफिक के, उनको फॉलो करना चाहिए आपको, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ज़हन में रख के गाड़ी चलानी चाहिए, ताकि आप किसी हादसे का शिकार ना हो, क्योंकि आप बड़े थोड़े से पैसे कमा रहे हैं जिनसे सब आपके घर का चूल्हा चलता है। मैं नहीं समझता किसी ड्राइवर के पास कुछ सेविंग होगी, कोई 50-60 लाख रुपए की, उसके जाने के बाद उसके बच्चे मतलब वो सर्वाइव करेंगे। तो इसलिए हमेशा कवानीन का एहतराम करें और गाड़ी कभी भी रैश ना चलाएं। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। ये थी जी हमारी आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू।